नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आपको सबको पता है लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 2014 की महाभारत शुरू हो चुकी है और इसीलिए हम अपना खास शो लेकर आ रहे हैं, चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया, जिसमें हम आपको मिलाएंगे आपके जाने पहचाने नेताओं से, आपके प्यारे नेताओं से। उनसे दिल की बात करेंगे, उनसे आपकी बात करेंगे, उनसे अपनी बात करेंगे, उनसे देश की बात करेंगे, उनसे उनके पार्टी के एजेंडे की बात करेंगे और बात करेंगे दो टूक, बिना खौफ के, बेलाग, एक ऐसे अंदाज में जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा हो। तो इसीलिए आज के खास मेहमान का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रही, कई बार सांसद रही, कई बार विधायक रही, माननीय श्री उमा भारती का, जो कि एक फायर ब्रांड नेता हैं और वाटर ब्रांड गंगा के लिए काम करती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उमा जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्या आप चुनाव लड़ने जा रही हैं इस बार? मैं जो बोलूंगी तो जैसा बोलूंगी वही सही है जी, कि जो राजनाथ जी तय करेंगे वो करूंगी। आपके मन में कोई दुविधा? नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं। आप गंगा के लिए लगातार काम करती रही हैं, गंगा के लिए काम करना चाहती हैं। आपको लगता है कि अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर से जाती हैं तो उससे उस काम में कोई रुकावट आएगी? मुझको लगता है कि रुकावट आएगी और इसलिए मैंने राजनाथ जी से कहा भी है कि चुनाव जीतने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उनने जो सीटें बताई हैं, जैसे हरिद्वार एक नाम आया है, अलीगढ़ एक नाम आया है, उन्नाव एक आया है, झांसी का नाम आया है, अयोध्या का नाम आया है। इन सब सीटों में ऐसी स्थिति मेरे नाम से बन सकती है कि मैं जीत जाऊं, ये मुझे बताया गया है। लेकिन जीतने के बाद लोकसभा सीट को संभालने के लिए, जनता से सेवा उनकी करने के लिए, उनको संभालने के लिए जो समय देना पड़ता है, उसमें फिर गंगा के काम में अड़चन आएगी, ये मैंने उनको कहा है। तो इसलिए आप मुझे लोकसभा चुनाव मत लड़ाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़ाएंगे। तो मैंने कहा फिर आपको जहां से लड़ाना वहां से लड़ा दीजिए। मतलब आप कहीं से भी लड़ने के लिए बिल्कुल फ्री हैं? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ जी और मेरे संगठन मंत्री हैं रामलाल जी, ये दोनों स्वयं मेरी इतनी फिक्र करते हैं कि वो चुनाव जिताने के लिए मुझे कम समय में जीतूं इसका भी ध्यान रखेंगे और बाद में लोकसभा सीट को मैं ठीक से संभाल सकूं जीतने के बाद, उस हिसाब से मुझे संगठन का भी सहयोग मिलता रहेगा। आपको संगठन का सहयोग मिलता रहेगा। उमा जी, शुरुआत करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने राजनीति में शुरुआत कैसे करी। हम जानना चाहेंगे आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? मैं तो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझसे आज तक कोई पूछा नहीं है और उत्तर में 1-1.5 मिनट लगेगा। मैं तो नेताओं का मजाक बनाती थी, मिमिक्री, मजाक बनाती थी, उनको अच्छी नजर से नहीं देखती थी। और मैं प्रवचन करती थी पहले बहुत छोटी उम्र से, गीता रामायण से। 6 साल की उम्र से। 6 साल? 6 साल की उम्र से करती थी। फिर 16 साल की उम्र में विदेश गई, प्रवचन करने ही गई और 20 साल की उम्र तक लगभग 80 देशों में मेरे प्रवचन हो गए थे। उस समय चूंकि टेलीमीडिया नहीं था, लेकिन मैं बहुत उस समय की बहुत प्रसिद्ध प्रवचनकार थी, कथाकार नहीं, वो जो ढोल धमाके और तबले वगैरह के साथ जो होता वैसा नहीं। 45 मिनट का डिस्कोर्स होता था मेरा, गीता पर, वेद पर, उपनिषद पर, बचपन से। लेकिन नेता लोग अगर सुनने आते थे तो वो उनकी तरफ ठीक से देखती भी नहीं थी, उनको टेढ़ी नजर से देखती थी, अच्छी धारणा नहीं थी उनके बारे में। जब मैं अपने गांव में लौटी, मेरी माँ की डेथ हो गई 80 में, तो मैं अपने गांव में लौटी रहने के लिए। तो मेरे गांव में मैंने बहुत अन्याय देखा। तो हमारे गांव में उन दिनों भू बंटन हुआ, भूमि सुधार कानून लागू हुआ मध्य प्रदेश में। तो जब भू बंटन हुआ तो एक गरीब आदमी की अतिक्रमण की जमीन दूसरे गरीब आदमी को बांट दी। तो मैंने तुरंत तहसीलदार और नायब तहसीलदार वगैरह को कहा कि अमीरों ने भी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, तो आप पहले उनकी जमीनें इनको बांटो। ये तो एक गरीब आदमी कब्जा किए है, बड़ी मेहनत से बेचारा कुआं खोदा था, पति पत्नी मिल के कुआं खोदे और पहाड़ से पत्थर खिसका खिसका के कुआं को बांधा उन्होंने। तो मैंने कहा अभी इसकी जमीन मत बांटो, इसको सेकंड लाइन पे ले जाओ। पहली लाइन में तो वो लोग हैं ना जो 100-100 एकड़ पे कब्जा किए हैं, ये तो बेचारा 2.5 एकड़ पे कब्जा किए। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसमें मैं अड़ गई।
और अंत में हालत ये हो गई कि मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो मैं पूरे गांव के लोगों को बस में बिठाया, मैं खुद गाड़ी चलाई, उनको शहर ले गई। हमने एसडीएम का घेराव कर लिया, पकड़ के मैं एसडीएम को, उनके घर में घुस गए हम सारे लोग, और हमने कहा नहीं आपको बदलना पड़ेगा। उनको निर्णय बदलना पड़ा। उसके बाद गाँव के लोगों को लगा कि जैसे कोई मसीहा आ गया हो हमारे बीच में, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मेरा बहुत सम्मान था दुनिया में, जय जयकार थी, मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ थी, मैं बंगले में रहती थी। 3-4 गाड़ियाँ? हाँ, उस समय थी मेरे पास। कौन कौन सी? एक मेरे पास में पद्मिनी थी, उन दिनों यही गाड़ियाँ होती थी ना 80 में। हाँ, पद्मिनी थी, एम्बेसडर थी, और एक जीप थी। ऐसी 3 गाड़ियाँ थी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं बहुत प्रसन्न थी, और 20 साल की उम्र थी, शादी होने की बात चल रही थी। मैं थोड़ा उहापोह में थी कि नहीं करना है, कि करना है, तो कमी कुछ भी नहीं थी, तो बड़ी सुखी सी व्यक्ति थी। और ऐसे में ये काम शुरू हो गया। उसमें फिर मेरे को बहुत आनंद आया, तो आसपास के इलाके में मशहूर हो गई। तो जो दिग्विजय सिंह कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। 84 में सबसे पहली अप्रोच मुझको कांग्रेस से ही हुई कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। 1984 में? हाँ, कांग्रेस ने? हाँ। और मैंने उनको फिर मना किया कि नहीं, मैं तो, राजमाता सिंधिया जी मेरी माँ जैसी थी, बचपन से मेरे प्रवचन सुनती थी, महल में मेरे लिए उन्होंने रहने के लिए घर दिया हुआ था। मेरे जन्मदिन पे, मेरे 9वें जन्मदिन पे उन्होंने मुझे कार भेंट की थी जब मैं 9 साल की थी तब। तो हमारा तो परिवार था वो। तो मैंने कहा मैं अम्मा से पूछ के बताऊंगी। तो अम्मा ने पकड़ लिया फिर, और मैं इस तरह से राजनीति में आ गई। और पहला चुनाव आपने कब लड़ा? 1984 में? 84। और वो चुनाव शायद गांधी सबने हारा, सबने पूरे देश ने हारा। इंदिरा गांधी की लहर लेकिन थी। सबसे कम मतों से मैं हारी थी बीजेपी में उस समय पे। उसके बाद फिर बुंदेलखंड में मेरा बहुत, वो जो काम गांव में शुरू हुआ ना, वो मैंने देखा वो तो गांव गांव में ऐसा ही है। किसी की भी जमीन छीन लेंगे, दबंगों को कोई हाथ नहीं लगाता है। एक गांव में एक जमींदार, आप आश्चर्य करोगे आजादी के इतने सालों के बाद, उसके घर के सामने से बारात नहीं निकल सकती। दूल्हे को पैदल जाना पड़ेगा, उसके पालकी में जाता है गाँव में दूल्हा, पैदल जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ घोड़े पर नहीं बैठता दूल्हा गाँव में, चप्पल उतारनी पड़ेगी, साइकिल पे से नहीं निकल सकती। मुझे तो बहुत अजीब लगा। फिर मैं सब घूमने लगी, चुनाव के बाद घूमी हूँ मैं, एक चुनाव लड़ ली। फिर मुझे तो इतना खराब लगा कि मैं तो उसको अपना धर्म मान के लग गई उस काम में फिर। और फिर जोर से काम किया मैंने पूरे बुंदेलखंड के उस क्षेत्र में। और उसके बाद से ना फिर एक राजनीति का ऐसा दौर शुरू हो गया कि मैं तो स्वयं 2 लाख वोटों से जीती। बुंदेलखंड में पहली बार भाजपा के इतने विधायक जीते जब विधानसभा का चुनाव हुआ। और उसके बाद से राजनीति का एक अजीब प्रकार का टेक ऑफ हो गया। इसलिए मुझ में राम और रोटी दोनों मिले हुए हैं। मैं भले ही धर्म प्रचार करती रही हूँ, लेकिन खजुराहो और बुंदेलखंड में जो मेरी राजनीतिक लड़ाई हुई है वो गरीबी, अन्याय और शोषण के खिलाफ हुई है। गरीबी, अन्याय और शोषण के खिलाफ। क्या बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका कुछ बदला है इन सालों के अंदर? बहुत नहीं। नहीं। और मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों, और मैं इस पे बहुत चिंतित हूँ। बुंदेलखंड दोनों तरफ है, कुछ मध्य प्रदेश की तरफ है, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ है। भाषा एक जैसी है, इसलिए दोनों बुंदेलखंड कहलाते हैं। मैं आज तक आश्चर्य कर रही हूँ, क्योंकि मायावती ने उसको अलग राज्य बनाने का ऐलान किया, केंद्र की सरकार ने उसका स्पेशल पैकेज भी भेजा है बुंदेलखंड का, और इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहां पर। लेकिन फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा मजदूर बुंदेलखंड के हैं, और बहुत गरीब लोग हैं। और उसमें जाति का भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि दलित वर्गों के लोग यहाँ मजदूरी करने आए, सारे वर्गों के लोग यहाँ मजदूरी कर रहे हैं बुंदेलखंड के। बहुत गरीब है। उसका कारण जो मुझे लगा, एक तो अशिक्षा, तो लोग सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे अशिक्षा के कारण। दूसरा भयंकर भ्रष्टाचार, और वो जातियां जो शोषण कर रही थी वो सत्ता पक्ष में आ जाती। बीजेपी की सरकार आएगी तो सब बीजेपी में आ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कांग्रेस में आ जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में क्या होता है, जिस पार्टी की सरकार होगी उनको 1 मिनट नहीं लगता, वही सपा में होते हैं, वही बसपा में होते हैं। तो वो जो शोषक वर्ग है, जो पहले से शोषण कर रहा है, वही सत्ता में आके बैठ गया, तो शोषण नहीं रुका। और लोग चूंकि पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो उसको रोक नहीं सके, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सके। ऐसे मिला करके ना बुंदेलखंड सुधर नहीं पाया आज तक। बुंदेलखंड सुधर नहीं पाया। अब आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बुंदेलखंड के लिए? आपने तो मुझे तो पता नहीं था कि आप इस प्रोग्राम में मेरे दिल को छूने वाली बात करेंगे। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के लोगों को थोड़ा आक्रामक होकर खड़ा होना पड़ेगा, अब वो भी दोनों तरफ के बुंदेलखंड के लोगों को। अब अभी क्या होता है कि मैं अभी कुछ करूंगी, मेरी बड़ी दुविधा है। उधर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मैं वहां खड़ी होती हूँ तो लोग समझते हैं मैं शिवराज को चमका रही हूँ, डरा रही हूँ। इधर खड़ी होती हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से मुझे परमिशन टाइप की मतलब वो पूरी करनी पड़ती है, टेक्निकलिटी पूरी करनी पड़ती है कि मुझे आंदोलन करना है या ऐसा घेराव करना है।
और मैं इसको लेके बहुत परेशान भी रही अभी 2-2.5 साल से, जब से भाजपा में आई हूँ, कि मैं करूँ क्या। जब तक मैं भाजपा में नहीं आई थी तब तक मैं ठीक चली बुंदेलखंड पे, मैं आपको बताऊं। अब देखिए, आप टीकमगढ़ छतरपुर जिले का मैं एक उदाहरण दूंगी। एक गांव है जहां एक आदमी ने सुसाइड की, अपनी पत्नी को काट डाला, 3 बच्चे काट दिए उसने कुल्हाड़ी से, और खुद वो फांसी पर लटक गया। क्यों? क्योंकि वो मजदूरी करता था और पत्नी विकलांग थी और 3 बच्चे थे, तो भोजन कौन बनाए बच्चों के लिए? दुविधा खड़ी हो गई। और मजदूरी गाँव में मिली नहीं। ये मनरेगा बकवास है, उसको नहीं मिली मजदूरी गाँव में। और वो दिल्ली कैसे आए विकलांग पत्नी को लेके, और बच्चों का भोजन कौन बनाए? उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने काट डाला बच्चों को, पत्नी को भी, और फांसी लगा ली। और उसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर हीरे निकल रहे हैं। वहाँ एक रियो टिंटो करके कंपनी है, वहाँ हीरे निकल रहे हैं, हजारों करोड़ों के हीरे चले गए वहां से। तो मैं अगर चाहती, मैं अगर थोड़ा आजाद हो जाऊं इस सब बंधनों से, तो मैं तो कंपनी के हीरे ना जाने दूं कि भाई यहाँ मेडिकल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यहाँ लोगों को रोजगार दो, आप ले जाओ, लेकिन उस प्रॉफिट की शेयरिंग का हिस्सा हमें बताओ कि इन गरीब लोगों, जैसे ऊर्जा नीति में है कि आपको 12% उस राज्य को देना पड़ेगा जहां से आप ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, तो खनिज में भी ये करना पड़ेगा ना फिर, कि वहां लोगों को देना पड़ेगा। तो इसलिए ये अड़चने हैं, और चुनाव हो जाए तो मैं थोड़ा दबाव मुक्त होंगी और मैं जरूर बुंदेलखंड के लिए ठीक से काम कर पाऊंगी। उमा जी, बुंदेलखंड से एक हमारे साथ कैरेक्टर आने वाले हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों का कोई सवाल। मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जब भी कहीं जाते हैं खूब ड्रामेबाजी करते हैं और छा जाते हैं, और इस तरह से मतलब सवाल दाग देते हैं कि बड़े ही चुभते वाले हों आक्रामक रूप से। क्या है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो मीडिया में अभी भी वामपंथी विचारधारा का थोड़ा प्रभाव है, और उसके कारण वो लोग हमें पसंद नहीं करते, बीजेपी को। मतलब मीडिया के लोग हमारे साथ कई बार निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं, तो हमें कौन ठोक के मारेगा। तो जब वो ऐसा सोचते हैं कि हमें कौन ठोक के देगा, तो उनको लगा कि आम आदमी पार्टी हमें शर्मिंदा कर सकती है। आम आदमी पार्टी हमारा नुकसान नहीं कर रही, हमें शर्मिंदा कर रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वो रास्ता पकड़ा जो फूलन देवी ने पकड़ा हुआ था पार्लियामेंट में। जब फूलन देवी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में आई, मैं आपको बताऊं, तो अब फूलन देवी की तरफ ध्यान कैसे जावे। मैंने 2 महिलाओं को बहुत ध्यान से देखा पार्लियामेंट में, एक मायावती को, एक फूलन देवी को। मायावती गरीबी से निकल के आई, उनने अपने मुद्दे रखे, लेकिन फुहर तरीके से नहीं रखे। फूलन देवी आई तो उनको तो वो तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी कि उनको तो दूसरे का अटेंशन आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, किसी को भी कोहनी मार देना, अरे मुंह में तूने मुझे हाथ लगा दिया, फिर ये कह देना। तो मुझे बिल्कुल आपके जो लोग हैं ये फूलन देवी के पैटर्न के लग रहे हैं, इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके इस प्रोग्राम का लाभ उठाऊंगी, और मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात कहूंगी, अगर आप इसको एडिट ना करें तो। नहीं बिल्कुल। अरविंद, तुम इतनी बड़ी नौकरी पे थे, तुम अन्ना जैसे महापुरुष के साथ थे, अब राजनीति में आए हो तो सस्ते नुस्खे मत अपनाओ, चीप गिमिक्स जिसको बोलते हैं वो मत अपनाओ। और ये फूलन देवी स्टाइल मत निकालो कि इसको कोहनी मारी, उसको टांग मारी और कहा मुँह ने हमें मार दिया, ऐसे मत करो। थोड़ी तपस्या करो, थोड़ा संघर्ष करो, थोड़ा धैर्य रखो। अगर ऐसा करोगे तो हमारा नुकसान तो नहीं करोगे, लेकिन भारत की राजनीति को बहुत हल्के स्तर पर ले आओगे। अब जैसे नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा रखना, तो आप उनको चिट्ठी लिखो, उनके ऑफिस से बात करो, नहीं आप पहुंच गए, हमें तो अभी मिलना। उनको पता है कि नहीं मिलना चाहिए, ये प्रोसीजर नहीं है, लेकिन क्यों, तो टीवी के कैमरे लग जाएंगे, वामपंथी मीडिया हमारा मजाक बनाने में लग जाएगा, लोग लुत्फ लेने लग जाएंगे। बात करो, नहीं आप पहुंच गए, हमें तो अभी मिलना। उनको पता है कि नहीं मिलना चाहिए, ये प्रोसीजर नहीं है, लेकिन क्यों, तो टीवी के कैमरे लग जाएंगे, वामपंथी मीडिया हमारा मजाक बनाने में लग जाएगा, लोग लुत्फ लेने लग जाएंगे। तो ये सस्ते नुस्खे नहीं अपनाना चाहिए, मैं इतना कहना चाहता हूं। सस्ते नुस्खे नहीं आजमाना चाहिए। दोस्तों ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, घर वालों ने कहा घर छोड़ दो, और अब पार्टी कह रही है कि चुनाव लड़ने का इरादा ही छोड़ दो। कल मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि तुम शाहरुख खान का बहुत गंदा मिमिक्री करते हो, अगर हो सके तो मिमिक्री करना छोड़ दो। वैसे मुझे पता था कि आपके शो में कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो मेरी हेल्प कर सकता है। मैं पहले आपके पैर छू लेता हूँ। पैर क्या, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। आप ऊपर बैठो, सॉरी। मैं देवदास हूँ, वो भी बुंदेलखंड से। लेकिन मैं पारो नहीं हूँ, आप ऊपर बैठो। ये तो सम्मान है आपका। एक बार जोरदार तालियां।
मुझे लग रहा है आप एंजॉय कर रही हैं, अच्छी बात है, एक बार तालियां बजाइए। आप संन्यास लेकर राजनीति में आई और मैं राजनीति छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूं, बताइए मैं कहां जाऊं, गांधीनगर या हरिद्वार? जो अपनी जिम्मेवारी छोड़ करके सन्यास लेते हैं वो भगोड़े होते हैं, वो सन्यासी नहीं होते हैं। अच्छा ऐसा कीजिए, आप ना मुझे अपना चेला बना लीजिए, क्योंकि मुझे पद यात्रा करने का बहुत शौक है, बड़ा अनुभव है, क्योंकि मैं बचपन में स्कूल से भागकर फिल्में देखने जाता था। तो पैदल जाते थे? पैदल ही जाता था। आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। मैं तो पूरे संसार को अपना गुरु मानती हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख लूंगी, इसलिए मैं तो आपको चेला नहीं बना सकती, लेकिन आप जाइए अन्ना हजारे के पास जाइए। अन्ना हजारे से याद आया मेरे को, एक बार मैं मिमिक्री करना चाहता हूँ। देश के लिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब मैं लड़ता रहूंगा, और अगर कोई चाहे कि मैं पार्टी में आना चाहता हूँ तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं सबका हेल्प करता हूँ। बोले भारत माता के। दीपक जी आप अच्छे लग रहे हैं बहुत, हाँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बुंदेलखंड में रहती है, लेकिन वहाँ बड़ी भूखमरी है, बड़ी गरीबी है। वो मंगल बाजार से जो अपने लिए सूट लेने जाती है तो बड़ा रोती है। पहले उसके चेहरे पे चमक थी, गालों पे तेज था, लेकिन अभी वहाँ भूखमरी आ गई है, गरीबी आ गई है। अब चाय पीती है तो कमजोर हो गई है। अब जब वो चाय पीती है तो उसके गाल अंदर आपस में पप्पी कर रहे होते हैं। अब बताइए मैं कैसे करूं उसे, कैसे मैं उस गरीबी से निकालूं? आप राहुल गांधी को उसके घर चाय पीने के लिए भेजिए। आपको पता है कि नहीं, राहुल गांधी बुंदेलखंड में कई कलावतियों और लीलावतियों के यहाँ पे पकौड़े वगैरह खाने के लिए गए थे। आप अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ भी उनको भेजिए, वो जाके चाय पिए, वो ठीक हो जाएंगी आपकी गर्लफ्रेंड। पक्का मेरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी ना मेरे को, लेकिन उसके लिए मैं एक बार फिर से गर्लफ्रेंड आपको मिलेगी कि राहुल ले जाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन आप वैसे आपको पता सब होता है आपको। इसको तो मैं दूसरी मिमिक्री में कहना चाहूंगा, वो भी मुलायम सिंह की मिमिक्री में। हवा बात सुन लो, उत्तर बदला हम बुंदेलखंड जा राहुल, हाँ शादी का हवा कोई दिक्कत नहीं। राहुल शादी कर ले, हम पार आया, हम साइकिल पर बात चाह रहे हैं, साइकिल पर बाजा हवा के हम लैपटॉप हमारे लैपटॉप में ऑडियो वीडियो सब धमा दें। उत्तर प्रदेश तुम अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? वो तो टिकट बांट रहे हैं सबको। देखो हमें आम आदमी, हमें गरीब आदमी, हम पिछड़ा वर्ग, हम क्या करें जी, हम परेशान हैं। हम बुंदेलखंड जाते हैं बस के पास के, हमारे पास में किराए के पैसे नहीं होते जी, हम क्या करें बताइए आप। हम जाना चाहते हैं हर जगह जगह जगह, चुनाव में लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या काला मोदी हमारे मुंह पे, बताओ हम क्या करें जी। तो एक काम करो तुम निकल लो यहाँ से। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, इससे अच्छा कि आप मेरे मुंह पे काला खोते, उससे पहले मैं निकल जाता हूँ, ठीक है जी। और मैं जी अगली बार आम आशिक बन के आऊंगा जी, ठीक है जी। अपना ध्यान रखें जी, हमारे पास एविडेंस है, मैं सबूतों के साथ आऊंगा। तो पुलिस उनको मार रही है, उनके बाल पकड़ पकड़ के, जिनके मुंह सूखे हुए हैं, जिनके पेट में गीला कपड़ा बंधा हुआ है। मैंने खुद दरवाजे की झिरी से देखा आदिवासियों को पुलिस के हाथ से पिटते हुए, माँ के साथ ऐसे देख रहे थे हम लोग डरे हुए। ये जो चीजें मैंने देखी थी यही मुझे प्रेरणा देती हैं। मुझे प्रेरणा देने के लिए भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो गरीब आदमी पे अन्याय होता है ना, यही मेरे मन में आग लगा देता है। तो चुनावी नाइट्स में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमारी खास मेहमान है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 4 बार कैबिनेट मंत्री रही, उमाश्री भारती, जो कि एक फायर ब्रांड नेता हैं और वाटर ब्रांड ढंग से वो गंगा के लिए लगातार काम कर रही हैं। आज वो हमारी मेहमान है, एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। उमा जी, कई लोग जानना चाहते हैं कि इतनी सी उम्र में आपको, 6 साल की उम्र में आपको गीता कंठस्थ हो गई, आप डिस्कोर्स करने लगी, तो ये क्या गॉड गिफ्ट था या इसके लिए आपने पढ़ाई करी थी, आप बकायदा आपने लिए इसके लिए शिक्षा ली थी? आजकल आपके चैनल पे कुछ बच्चे आ रहे हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है जी। तो गीता के श्लोक पढ़ते हैं वो। हाँ, गीता के श्लोक पढ़ते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन जी, बताते हैं। जैसे कौटिल्य तो इतना छोटा बालक है, कितना याद है उसको।
तो उस हद तक तो मेरी याददाश्त नहीं थी, उनकी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे को भी बहुत जल्दी याद होता था गीता, रामायण, उपनिषद। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि मैं किताब पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे बच्चन की मधुशाला पूरी याद थी। पूरी याद? हाँ, क्योंकि मैंने सुनी थी इसलिए। तो याददाश्त तेज थी। तो गांव में उन दिनों, तो अब मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 65-66 की, जब मैं 5-6 साल की थी। तो उस समय गांव में मनोरंजन के लिए सिर्फ रामायण की रात में ना गाते थे गांव के लोग इकट्ठे बैठ के हारमोनियम के साथ में, और या पंडित जी की कथा। तो माँ मुझे गोद में लेके जाती थी सुनने के लिए, तो वो मैं सुन के याद करने लगी, याद हो गया, पूरा याद हो गया। तो एक दिन एक पंडित जी कुछ बोलने में भूल कर गए, तो मैंने खड़े उनको करेक्ट किया कि आप ये चौपाई को गलत बोल रहे हैं। याद है आपको चौपाई? हाँ, सुना? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये थी सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसका मतलब होता है कि शंकर जी उमा को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ कि संसार में जो सच्चाई है वो सिर्फ भगवान का भजन है, और बाकी सब झूठा है और सपना है। तो मैं ये उनको बोली कि आप बिन हरि तो इसका मतलब होता है कि शंकर जी उमा को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ कि संसार में जो सच्चाई है वो सिर्फ भगवान का भजन है, और बाकी सब झूठा है और सपना है। तो मैं ये उनको बोली कि आप बिन हरि भजन बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो अरे तो आपको आता है क्या? मैंने कहा हाँ आता है। तो अच्छा यहाँ आके बोलो। तो मैं जाके बोलने लगी, बस गांव के लोगों को लगा मैं भगवान का अवतार हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, खाली याददाश्त तेज थी। तो बस वो फिर तो ऐसा हंगामा सा हो गया 1-2 साल में कि मैं अपने परिवार के नियंत्रण में रह ही नहीं सकी। राजमाता सिंधिया जी को खबर लग गई, वो मुझे तो लगभग उठा के ही ले गई फिर, और घोषित कर दिया गया कि भगवान का अवतार है। मुझे तो ईश्वर की जो भी अनुभूति हुई वो जब मैं मंत्री थी तब हुई। मतलब अनुभूति यानी ईश्वर के अध्यात्म का जो अनुभव होता है, साक्षात्कार नहीं हुआ है, मुझे कोई भगवान देखे हो ऐसा नहीं हुआ कभी, लेकिन अनुभूति जिसको बोलते हैं वो हुई जब मैं 98 में केदारनाथ गई। अन्यथा उसके पहले मैं धर्म के बारे में जानती थी, लेकिन धर्म को नहीं जानती थी। धर्म को नहीं जानती थी। एक सवाल है उमा जी के बचपन पर, कोई पूछना चाहता है यहाँ पर। आप गरीब परिवार से आई हैं और यहाँ तक की सफर कैसे रहा और क्या क्या संघर्ष आपने किया, उसके विषय में हम लोग जानना चाहते हैं। क्या है कि हमारा जो परिवार था वो पहले संपन्न था। मेरे पिता नंबरदार थे, लेकिन 2-3 साल सूखा पड़ गया। आप तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। 63, 64, 65 का अकाल बहुत फेमस हुआ है, उसमें लाखों लोग मरे थे भारत में। तो सूखा पड़ने से सब गरीब हो गए। तो हम तो गांव के सामान्य अमीर परिवार थे, जमींदार परिवार, तो हम भी गरीब हो गए। तो 6 साल की उम्र तक ही मैंने गरीबी देखी। उसके बाद फिर चूंकि प्रवचन करने लगी तो फिर मैं तो भारत के बहुत कम जो सुविधा जीवन जीने वाले बच्चे थे उनमें से एक शामिल हो गई। लेकिन गांव में मैंने बहुत गरीबी देखी, बहुत शोषण देखा, बहुत अन्याय देखा। ठंड में रात में पुरानी साड़ियों को सिल करके कथरी बना करके सोने वाले लोग रात भर ठंड में कांप रहे, तो पड़ो अगल बगल के घरों से रात भर उनकी आवाज आती थी, हु, ठंड की आवाज आती थी, मेरे को भी सुनाई देती थी उनकी आवाज। भोजन कम किया है, गाल पिचके हुए हैं, और गर्मी आने वाली है और फसल खड़ी है और काटी नहीं गई अभी, तो पेट में गीला कपड़ा बांधे हुए काम कर रहे हैं ताकि भूख मार सकें। वो भी मैंने दृश्य देखा है। और इतने गरीब लोगों की हमारे गांव के किसी शोषक ने शिकायत कर दी तो पुलिस उनको मार रही है, उनके बाल पकड़ पकड़ के, जिनके मुंह सूखे हुए हैं, जिनके पेट में गीला कपड़ा बंधा हुआ है। मैंने खुद दरवाजे की झिरी से देखा आदिवासियों को पुलिस के हाथ से पिटते हुए, माँ के साथ ऐसे देख रहे थे हम लोग डरे हुए। ये जो चीजें मैंने देखी थी यही मुझे प्रेरणा देती हैं। मुझे प्रेरणा देने के लिए भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो गरीब आदमी पे अन्याय होता है ना, यही मेरे मन में आग लगा देता है। उमा जी, अगर आगे की बात करें, आप कैसे देखते हैं वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो को? मैं 5 लोगों के नाम लूंगा, आप उनको इस वक्त पॉलिटिकली कैसे रेट करते हैं? मेरा सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी, जो आपके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं मानती हूं कि नरेंद्र मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तक का जो विकास है वो स्वाभाविक प्रक्रिया से हुआ है, और ऐसा भारत की राजनीति में पहली बार हुआ। क्योंकि इसके पहले पार्टी तय करती थी, कार्यकर्ता तय करते थे, या परिस्थितियां तय करती थी, नेता। लेकिन नरेंद्र मोदी को गुजरात की प्रशंसा हुई पहले मीडिया में कि क्या हो रहा है। जो गुजरात में हो रहा है उसकी जरूरत लोगों को पूरे देश में महसूस हो रही है। अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की, अच्छी रोजगार की योजनाओं की, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन की, उसकी डिमांड पूरे देश में हो रही है। तो लोगों के मन में उसकी भूख जगने लगी। पार्टी को मीडिया के द्वारा ही लगभग ये बात पकड़ में आई कि अरे ये तो ऐसी स्थिति बनती जा रही है।
और धीरे धीरे फिर राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा डिसीजन किया कि उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं, लोग कहते हैं कि वो प्रायोजित हैं, आप यकीन मानिए वो प्रायोजित नहीं है। मुझे हवाई जहाज में डर लगता है ना, तो मैं, आपको पता है बात, मैं ज्यादातर ट्रेन में जाती हूँ, हवाई जहाज में बहुत कम बैठती हूँ, दवाई खिलानी पड़ती है क्योंकि मुझे वर्टिगो है। तो वर्टिगो वालों को प्लेन में डर लगता है, चक्कर आ जाता है, तो उनको दवाई खिलानी पड़ती है और दवाई वो अच्छी नहीं होती, उसके बाद के इफेक्ट खराब होते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अधिकतर ट्रेन से जाऊँ। तो ट्रेन में तो वो लोग मिलते हैं जो प्रायोजित नहीं होते और वो मोदी करते हैं। मैं कुंभ में स्नान करने के लिए गई तो वीआईपी घाट से हमको ऐसे ले गए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, तो यमुना जी की तरफ से लेके और बीच में ले गए। वहां से लौटे तो जितने लोग स्नान कर रहे थे, मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करो, मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करो। वहां तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी। देश की असुरक्षा, खराब कानून व्यवस्था, बॉर्डर पे हमारी खराब स्थिति, बाजार बाद में हमारी खराब स्थिति, इसमें से मिलाकर के लोगों में एक असुरक्षा का बोध पैदा हुआ और लोगों को पूरी पैकेजिंग जो नजर आई, सुरक्षा की जो पैकेजिंग, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे करप्शन की हो, चाहे महंगाई की हो, वो पैकेजिंग में उनको नरेंद्र मोदी नजर आए, इसलिए उसमें से नरेंद्र मोदी निकले हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी को अकेले उनकी माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि नरेंद्र मोदी को भारत के लोगों की आत्मा ने भी उनको जन्म दिया है, वहां से वो निकले। दूसरा, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को मैं व्यक्तिगत तौर पे अच्छी महिला मानती हूँ और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं उनके बारे में कभी भी पर्सनल टिप्पणी मैंने कभी नहीं की है। लेकिन ये सत्य है कि उनको भारत की समझ नहीं है और उनको हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो यहाँ आई भी, एक तो वो विदेशी हैं, इटली की हैं, इटली के मूल्य और भारत के मूल्य मिलते जुलते हैं वैसे, लेकिन जब वो यहाँ आई तो वो एक बहुत नंबर 1 के परिवार की सदस्य होके आई। तो उन्हें रिक्शे वाले का दर्द नहीं मालूम, उन्हें कुली का दर्द नहीं मालूम, उन्हें मूंगफली बेचने वाले को जब पुलिस वाला डंडा मार देता है तो उनको वो दर्द नहीं मालूम, और रात में हू करके जो ठंड गुजारते हैं उनको उनका दर्द नहीं मालूम, भूख और दवाई के अभाव में जो लोग तड़प के मरते हैं, औरतें डिलीवरी के टाइम पे बिना अटेंडेंस के मर जाती हैं, उनको नहीं मालूम। इसलिए उनका एक तो इटालियन होना डिस्क्वालिफिकेशन है और दूसरा उनका इस देश के सर्वश्रेष्ठ परिवार के सदस्य होने के कारण भारत की तकलीफों और विशेषताओं की जानकारी का पूरा अभाव है, ये मैं मानती हूँ, और इसलिए वो इस देश की नेता बनने लायक नहीं है। दीपक जी, आप सोच रहे होंगे हम आज ऐसे काहे आए हैं, काहे हमारी गंगा मैली हो गई। प्रणाम। वो कहा है ना कि सारे देश की सारी बातें तो गंगा की है, वो चाहे हिमालय की गोद से निकली हुई गंगा हो, चाहे वो हमारे राजनीति की गंगा हो, सारी बात गंगा की है। सच्चाई की गंगा, ईमानदारी की गंगा, या चाहे हमारे टैलेंट की गंगा, सभी तो सूख गई है, एकदम खत्म हो रही है। हमको तो लगता है कि हमारे टैलेंट की गंगा ना यूं ही खत्म हो जाएगी, कहे कि हर जगह जुगाड़ है, कोनो फर्क नहीं है, यहाँ पे जुगाड़ और वहाँ पे कबाड़, हर गंगा बस ऐसे ही है। माई, तुम तो बस हमको आशीर्वाद दे दो माई, अपना आशीर्वाद दे दो, हमको अपने चरणों में ले लो माई। अब तुम गंगा हो तो ऊपर बैठो ना। हम गंगा नहीं है माई, क्या बात करते, हम गंगा कहाँ है, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, हम तो इंसान, हम आपको एक बात बताएं। अरे हम पहले एक बात बताएं। हाँ जी। महिलाओं को कभी किसी के पाँव पे नहीं बैठना, बैठना तो सिर पे बैठना, ऊपर बैठना। क्या बात कर दिए माई, यही ज्ञान तो हमको दे दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हम आपको अपने बारे में बता देते हैं। मैं झुमरी, घर से फई, द्वारे बाबा ना माई, ना कोई सगा ना कोई भाई, लेकिन झुमरी गांव से भागकर हीरोइन बनने आई। तो कोई हमसे कहे कौन सा गांव है? सैफई। सैफई? हाँ। तो वहाँ तो फिल्म स्टार बहुत आते हैं अखिलेश के प्रोग्राम में, वहीं मिलने में। उन्हें देख देख के तो हम इंस्पायर हो गए और हम चले आए यहाँ पे। हाँ। लेकिन माई, कोई हमें नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, यही लिए हम दीपक जी के शो में आ गए। यहाँ पे बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, तो हम सोचे कि थोड़ा नेटवर्क मिल जाएगा। आप अपनी कृपा हमें जिससे इनको नेटवर्क मिला है। नहीं, मैं बता रही हूँ, अखिलेश ने लैपटॉप बांटे हैं और फिल्म स्टार पूरे सैफई में आते हैं। ये गलत आ गई है ना, वापस चल लखनऊ में अखिलेश के पास। मतलब आप कहते हैं कि हमारा नेटवर्क वहीं मिल जाएगा? अरे पक्का। तो दीपक जी के शो में आए हैं तो बड़ा बड़ा और नेटवर्क पकड़ेंगे ना। आप अपनी कृपा हमें बताएं, हमें हीरोइन बनना है, इस देश की गंगा, और यहाँ पे हर जगह जुगाड़ चल रहा है। आप ही बताएं कि हम क्या करें। हीरोइन बनना है किस तरह की? एक तो होती है जो
जनता में अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़कर के हीरोइन बनती है। बहुत लड़कियां हैं, वो एक लड़की है जिसका चेहरे पे तेजाब डाल दिया, लक्ष्मी, आज वो हीरोइन बन गई है। तुम्हें वैसी हीरोइन बनना है तो वो बता दो, या वो आइटम टाइप की हीरोइन बनना है वो बता दो, कौन सी हीरोइन बनना है? हमको तो बस ऐसा हीरोइन बनना है कि जहाँ निकले बस लल्लन टाप, एकदम टपाटप। भाई कहीं खड़े हो जाए तो लड़कों की नजर हम पे से हटे नहीं, और जब हम चले ऐसे 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 ऐसे, ये देखो दादाजी भी कैसे हाथ लगाए हमको देख के भाई। अच्छा झुमरी, जो तुम असली बात पूछने आई थी गंगा के बारे में, वो तो पूछ लो उमा जी से। हम वही पूछना चाहते हैं कि देश में इतने करप्शन, इतना ऐसा गंगा चल रहा है, हम जहाँ जाते हैं, अगर हम ऑडिशन के लिए जाते हैं वहाँ भी जुगाड़ चल रहा है। आप ही बताएं हम क्या करें? इस देश की गंगा बिल्कुल एकदम साफ सुथरी नहीं है, कहीं ईमानदारी, कहीं सच्चाई, कुछ नहीं दिख रहा है। दोनों बातें अलग बता देती हूँ। पहले गंगा, जैसे तुम कह रही हो कि तुम्हें लोग तुम्हारी तरफ देखें और वाह वाह करें, तो आगे जब कहीं ऑडिशन के लिए जाओ और कोई गंदा प्रस्ताव रखे तो 1 लाख जमाना उसको खींच के, फिर क्या होगा मैं बताती हूँ। एकदम हीरोइन बन जाओगी, कहीं भी जाओगी लोग कहेंगे अच्छा ये वही है, ठीक है हीरोइन तो इसमें बन गई तुम। अब आ गई दूसरी बात पर, गंगा वाला जो मसला है उसमें तो जैसे भागीरथ ने बहुत कष्ट उठाए थे, मुझे लगता है कि गंगा के लिए लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, गंगा के किनारे पर बसे हुए लोगों को, और इसमें सभी राजनीतिक लोगों को भी मिलकर के एक होना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि गंगा का काम जरूर होगा, गंगा खुद करेगी। मैं खुद गंगा के काम में लगी हूँ और हम सब लोगों को ताकत मिलेगी। जैसे स्त्री है वैसे ही गंगा है, स्त्री सारी तकलीफों को जूझ के अपना लक्ष्य प्राप्त करती है, गंगा भी सारी तकलीफों से निकल करके निर्मल और अविरल बहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक सवाल है गंगा पे आपके लिए। इस मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं कुछ चीजें आपके नजर में डालना चाहता हूं। 30 दशक से गंगा की सफाई के लिए कितने अथक प्रयास हुए, 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया विभिन्न सरकारों ने इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिया। मैं ये आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जो आपकी स्ट्रेटजी है किस तरह से आप करके गंगा को पावन करेंगी, और जो ये पैसा गया है ये कहाँ गया है, किसका क्या दोष है। अगर दोषारोपण से तो कोई हल निकलेगा नहीं, लेकिन जनता ये जाने कि वो 50,000 करोड़ गंगा के नाम पर कौन कौन पी गया है, और हम उसको कैसे, यानी आप उसको कैसे गंगा को निर्मल बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। एक तो गंगा की सफाई हमारा लक्ष्य होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जो मूल काम करने होंगे वो करेंगे तो हो जाएगा। जैसे हमें जितने पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं नए, उसमें गंगा की एक धारा अविरल छोड़ी जाए, पूरी गंगा को जलाशय में ना बदला जाए। एक तो ये तय करना पड़ेगा गंगा को और उसकी सहयोगी नदियों को। दूसरा, जो पुराने बांध बने हैं बिजनौर के, नरोरा के और भीमगोड़ा के, यहाँ से जो पानी छोड़ने का तय हुआ था कि इतना पानी गंगा के रिवर बेड में छूटा रहेगा, उतना पानी छोड़ के रखा जाए। और तीसरा है कि माइनिंग पॉलिसी पर, जो सैंड माइनिंग की पॉलिसी है रेत उत्खनन की, उसमें रिवर फ्रेंडली रेत उत्खनन गंगा जी में हो। और चौथा है कि जो गंदगी गंगा जी में जा रही है, उद्योगों की, चर्म उद्योगों की, बूचड़ खानों की और लोगों की गंदगी जो जा रही है, जो सीवर लाइन नहीं है नगर निगमों और नगर पालिकाओं की, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएं। और हमने हिसाब लगाया तो उसमें 50,000 करोड़ की जरूरत ही नहीं है, ये 15-20 हजार करोड़ का काम है। और हमने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से बात की है, और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबकी सहमति है। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मीडिया, खुद ये इंडिया न्यूज, सारे लोग गंगा के लिए चिंतित हैं, सारा मीडिया गंगा के लिए चिंतित है। लेकिन सफाई करो इसमें लगते हैं। मेरा कहने का सफाई करो पे ध्यान ही मत दो, ये 4-5 काम कर दो तो अपने आप बाकी की चीजें हो जानी है। और ये बड़ी बात नहीं है, एक अकेला मंत्री 50,000 करोड़ खा गया, तो गंगा जी के ये 4-5 कामों के लिए 15-20 हजार करोड़ का प्रोविजन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस कोई ध्यान से इस बात को सुन ले सो काम हो जाएगा। ये लड़की यहाँ बैठी है, ये खुद भी कह रही है कि माई गंगा को ठीक करने का रास्ता निकाल दो, तो गंगा तो स्वयं ठीक है। मैं तो इतना जानती हूँ कि गंगा बचेगी तो देश बचेगा, और गंगा नहीं रहेगी तो ये देश भी नहीं रहेगा, इसकी पहचान भी नहीं रहेगी, हम सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गंगा को बचाने की बात नहीं है, खुद को बचाने की बात है। क्या बात करते हैं माया, क्या बोलते हैं, हम तो धन्य हो गए भाई लोग। एक बात तो हमको, एक बात एकदम क्लियर समझ में आ गया, एकदम स्पष्ट रूप से। काहे कि गंगा को साफ करना है तो गंगा तो साफ हो जाएगी, पहले अपने मन को साफ करो। और हम ये चाहते हैं, जो हम चाहते हैं ना करना, वो तो अब हम करके रहेंगे, चाहे वो बात अपने टैलेंट की गंगा की हो, चाहे अपने देश की हो। हम तो भाई अब अपने दिल से और अपनी जान से देश के सब कुछ करके रहेंगे। तो आप लोग हमारे संग एक बात बोलेंगे, गाएंगे माई आप भी और आप भी,
हमारा साथ दीजिएगा। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन। क्या आपको इस बात का कोई रिग्रेट है कि उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और आपका वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया? मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निकाला। मुझे तो लगता है कि पहले से तय था कि मुझे निकालना है, तो कोई रास्ता चाहिए था, तो उनको जो मिला उनने मेरे को निकालने की घोषणा कर दी। मुकाबला हमसे न करो, मैं ना भूलूंगी। गाए जा गीत मिलन के दुआर लग। उमा जी, अगर आपके पॉलिटिकल कैरियर को देखें तो एक बार जयपाल रेड्डी ने अपने स्पीच के अंदर पार्लियामेंट में कहा था कि एक मंत्री हैं जो रनिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू मॉनेस्ट्री एंड मॉनेस्ट्री टू मिनिस्ट्री, जब आप केदारनाथ गई थी और आपने इस्तीफा दे दिया था। आपको नहीं लगता कि ये जो व्यक्तिगत लोज और आपका अध्यात्म का जो क्या आप गवर्नेंस और अध्यात्म को एक टकराव की तरफ देखती हैं, क्योंकि आपका मन उधर भी लगता है इधर भी लगता है? वो असल में क्या हुआ कि उस समय सब मेरे से जले भुने थे कांग्रेस के लोग, क्योंकि तिरंगे के मामले में मुझ पर एक केस निकला। उस केस में मैंने ये कहा कि अगर ये केस एक दाग है, मैंने तिरंगा फहराया था और वहाँ तिरंगा फहराने पर रोक लगी थी हुबली में, कर्नाटक में एक जगह पर। तो मैंने वहाँ पर धारा 144 से सब चीज़ों को तोड़ के तिरंगा फहरा दिया। उस पर मुझ पर केस बन गया, वारंट आया। उसी समय लालू यादव और शिबू सोरेन वगैरह को लेकर आंदोलन कर रही थी हमारी पार्टी कि दागी लोगों को मंत्री नहीं रहना चाहिए। तो मैंने अपनी पार्टी को रास्ता निकाला कि ये तिरंगा फहराने का आरोप तो कोई दाग तो है नहीं, ये तो गर्व है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ती हूँ ताकि हम यूपीए की सरकार को गिरा सकें। और ऐसी स्थितियां अंदर थी कि गिर जाती सरकार, लेकिन मैंने जब पद छोड़ दिया तो उसका जो प्रोजेक्शन बाहर हुआ वो ये हो गया कि मैं अपनी जिम्मेवारी से भाग रही हूँ। तो उसमें ये जयपाल रेड्डी का कमेंट आया, मॉनेस्ट्री टू मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री टू मॉनेस्ट्री, ये उनका कमेंट आया। मैं भागती नहीं हूँ, हर एक आदमी कहीं ना कहीं शांति से रहने के लिए जाता है ना कुछ समय के लिए। तो बचपन से चूंकि मैं प्रवचन करती रही, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो मैं हमेशा भीड़ में रही हूँ। तो भीड़ से बचने की एक ही जगह होती है, हिमालय। वहां लोग जा ही नहीं पाते, ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस वजह से बद्री, केदार या कहीं हिमालय में चले गए। अगर आपको याद हो तो मैंने बड़ा फेमस उत्तर भी दिया था इस बात पर। उनकी बात को कमेंट करते हुए एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अंग्रेजी के थे वो, टीवी पे उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों चली जाती हैं केदारनाथ इस प्रकार से। तो मैंने कहा तुम क्यों जाते हो लास वेगास कैसीनो खेलने के लिए? तुम अपनी जिंदगी जीते हो, तुम्हारा अपना स्टाइल है कि तुम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लास वेगास में जाते हो, मैं तो केदारनाथ जाती हूँ। तो मेरे भी तो जिंदगी का कोई स्टाइल होगा ना, अपने आप को शांत रखने का कोई तरीका होगा। तुम उसके लिए जुआ खेलने जाते हो, शराब पीने जाते हो, मैं उसकी जगह भगवान के मंदिर में जाती हूँ। तो तुम कैसे मुझे क्वेश्चन कर रहे हो? तो मैं कभी जिम्मेवारी से भागी नहीं हूँ। खाली ये है कि मैं बद्री केदार जाती हूँ, मैं किसी गलत जगह पे तो कभी गई नहीं हूँ ना। बद्री केदार जाना ये तो अच्छी बात है, तो मैं अच्छी जगह पे ही गई हूँ, कोई दिक्कत। अगर हम पुरानी बात करें, आपने अपनी खुद की पार्टी बनाई, आप पार्टी से नाराज होकर अलग हुई। क्या आपको इस बात का कोई रिग्रेट है कि उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और आपका वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया? मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निकाला। और मैं जब भी कोई भी प्रश्न ऐसा करता है तो मैं उसको टेक्निकली करेक्ट करती हूँ। पार्टी ने मुझे निकाला और मैंने पार्टी को कहा भी कि जिस ग्राउंड पर आप मुझे निकाल रहे हैं वैसी गलतियां लगभग सब नेताओं ने की हैं, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि पहले से तय था कि मुझे निकालना है, तो कोई रास्ता चाहिए था, तो उनको जो मिला उनने मेरे को निकालने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि मेरे को पार्टी से निकाला गया था, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। अब जो दूसरी बात आपने कही है कि क्या मुझे रिग्रेट होता है, तो जब निकाला नहीं तो फिर छोड़ी नहीं, तो छोड़ने का तो रिग्रेट होगा नहीं। हाँ, एक बात मुझे कुल मिलाकर के समझ में आई है कि राजनीति में राजनीति की तरह ही उसको करना पड़ेगा। तो राजनीति की जो विकेटनेस है वो तो अब मुझ में आएगी नहीं, मैं बहुत बड़ी हो गई, तो अब तो मैं सीख नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो पार्षद से राजनीति करेगा पुनः वो सीख पाएगा। अब मैं मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही,
इससे नीचे जाऊंगी नहीं कभी। तो अब ऐसी स्थिति में मैं सीख नहीं पाऊंगी, मतलब अब मैं नर्सरी में तो नहीं जा पाऊंगी ना, सीख नहीं पाऊंगी। तो अब मैंने एक चीज सीख ली है कि अपनी बात को कहाँ कहना, वो जगह तय कर लूं। लेकिन मैं हूं वही, पार्टी ने भले मुझे 5 साल बाहर रखा हो, लेकिन मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, मेरी देशभक्ति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो पाया। मैं वही उमा भारती हूँ, बस कहने की जगह मैंने बदल दी है, लेकिन बात मैं जरूर कहती हूँ, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। बात उठाती हैं ठीक एक फायर ब्रांड नेता की तरह, और लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते थे कि उमा भारती को गुस्सा आ जाता है। कभी गाय घायल मिल जाए तो मैं गाड़ी रोक देती हूँ कि नहीं, वेटनरी का डॉक्टर आएगा, चाहे कुत्ता भी घायल मिले, पहले इसको हॉस्पिटल में हम भर्ती कराएंगे, फिर मेरा काफिला आगे बढ़ेगा, नहीं तो सभा नहीं हो सकती। तो अब अगर आप उसको कह दो कि मैं गुस्सैल हूँ, लेकिन मैं ये करना तो नहीं छोड़ूंगी, ये तो मैं जरूर करती हूँ, मेरे को देखा नहीं जाता तो तत्काल रिएक्ट कर देती हूँ, अन्याय नहीं देख पाती हूँ। अन्याय नहीं देख पाती, वाकई ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। सरकार, हम दलाल हैं और हमारा परिचय बहुत छोटा सा है। सरकार हो, व्यापार हो, दरबार हो, परिवार हो, लाचार हो, बीमार हो, हर मर्ज की दवा डीलाल है। लोग प्यार से कहते हैं माँ दलाल है। सर, एक डील लेके आए हैं मैडम के लिए। बताइए, डील बताइए आप, जल्दी बताइए। मैडम बीजेपी के 5 मिनट नेता हैं, इनके लिए डील भी वैसी है मैम। हमारी कंपनी पटाखे बनाती है सर, मैडम के लिए एक से एक पटाखे लेकर आए हैं। ये मैम, ये है मेड इन पटना शॉटगन गन। ये जब चलती है तो लोगों के छक्के छुड़ा देती है, और जब कभी कभी में ये बैक फायर भी कर देती है। मेड इन पटना है, और जब ना चले तो बोलिए खामोश, ये खुद चल उठती है मैम। ये है शॉटगन। इसके अलावा हमारी कंपनी ने नया आइटम निकाला है मैम, ये है मोदी रॉकेट। नया नया मार्केट में आया सर मैम, जबरदस्त रॉकेट है। इसकी खासियत ये है, लगाइए ऐसे, डायरेक्शन दीजिए, ये मर्जी वहां वहीं जाता है, उड़ता कहीं है, जाता कहीं है, जहां मर्जी वहीं जाएगा मैम। ये है मोदी रॉकेट। ये बहुत जबरदस्त बम है, कभी जहां भी सत्य और न्याय पर चोट पड़ती है, ये बम खुद फूट पड़ता है मैम। ये है अभी रुको, मेरे को भी कुछ बोलना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुको संजय, रुको। अब दलाल हो ना तुम जी, तो सुनो मेरी बात। पहली बात तो यह है कि लोगों ने मुझे बताया कि जब मंत्री बनते हैं तो बहुत दलाल उनको मिलते हैं। तो जब मैं केंद्र में मंत्री बनी तो मैंने सोचा मुझे भी दलाल मिलेंगे, तो देखो मैं उनको कैसे ट्रीट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात आई जब मैं कोल और माइन की मंत्री बनी, तो मुझे बताया गया कि कोयला और खदान के मंत्रालय के तो गलियारे दलालों से भरे रहते हैं। लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे कोई दलाल नहीं मिला। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं मिला, मिलता तो मैं कुछ डांटती या पकड़वाती। तो लोगों ने कहा कि वो इतने डर गए कि वो गलियारे खाली हो गए दलालों से, वो आए ही नहीं। सच्ची बताती। और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो हमारे स्टेट में नया नया आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। तो लोगों ने कहा कि यहाँ भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर ऑफिस में दलाल घूमते ही रहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ भी आएंगे तो मैं पकड़वा दूंगी। आप आश्चर्य करोगे, वहां भी एक भी दलाल नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा कोई मिले तो मैं उसको डांटने का लुत्फ लूं। तो लोगों ने कहा कि वो इतने डर गए हैं कि सब मजदूरी करने दिल्ली बम्बई की तरफ भाग गए हैं ही नहीं, दलाल भाग खड़े हुए। यहाँ तुम्हारी वजह से इसकी हिम्मत हो गई है, यहाँ तक इसको भगा देते हैं, इसको भगा देते हैं तुरंत। दलाल जी अपना सर बुरी हालत हो जाएगी। और अब ये बम फूटेगा, इतिहास बड़ा बम दे जाते हैं आपको। अब ये जो बम है ना, वो दो का काम आएगा। ये माई के लालों की रक्षा करेगा और दलालों का विनाश करेगा। निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। उमा जी, क्लोजिंग नोट पे, पॉलिटिक्स में आपने इतने मुकाम देखे, मुख्यमंत्री बनी, 4 बार केंद्रीय मंत्री रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया, अयोध्या आंदोलन से जुड़ी, गंगा आंदोलन से जुड़ी। अब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अभी क्या हो गया कि 2-3 साल से, असल में जब मैं भाजपा से बाहर रही 5.5 साल, तो उस समय पर मेरी जिंदगी में 1-2 घटनाएं खराब हो गई। एक तो मेरी भाभी की आत्मघात से मृत्यु हो गई, तो उससे मेरे को थोड़ा सदमा लगा। दूसरा, उस समय मुझे भाजपा के लोगों का बर्ताव भी अच्छा नहीं लगा अपने साथ। तो मिलाकर के जो मानसिक स्थिति बनी, उसमें मेरे को गंगा से बहुत लगाव हो गया। और अब भाजपा मुझे वापस ले आई, लेकिन मैंने गंगा नहीं छोड़ी। तो अभी तो 2-3 साल आगे पीछे सब तरफ मुझे गंगा दिखाई देती है।
जब गंगा का काम हो जाएगा तब बाकी की चीजें दिखाई देंगी। अभी मुझे गंगा के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलिए उमा जी, आपको चुनाव के लिए 2014 के महारण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आई, आपने हमसे बात की, हमारे नटखट लोगों से मिली। आपको थोड़ा अजीब सा भी लगा होगा कि एक पॉलिटिकल शो में ऐसे कैसे कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमने एक अलग अंदाज में इसको पेश करने नहीं, आपने जो चीजें प्रस्तुत की हैं इसमें बड़ी गंभीरता है। आपने उसने जो बातें बोली उस लड़के ने, इस लड़की ने, उसके पहले भले ही वो व्यंग में बोली हूँ लेकिन उन बातों के पीछे बहुत गंभीरता थी। लालू यादव व्यंग में बोलते हैं लेकिन बातों में गंभीरता होती है व्यंग में बोलते हुए भी। तो बड़ी गंभीर बातें और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे छुए उन्होंने व्यंग करते हुए भी। बहुत अच्छा है। चलिए, आपको हमारा शो अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उमा जी, एक बार आइए, सब कैरेक्टर के साथ आपका एक फोटो खिंचवाना है, इसीलिए हमारे तमाम तीनों लोग आएंगे। उमा जी खड़ी होंगी और एक फोटो और सबसे विदाई।